नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। विद्युत विभाग के निजीकरण को लेकर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से रसाकसी व उहापोह की स्थिति में आजमगढ़ पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री रमशंकर पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से बिजली विभाग के निजीकरण के मुद्दे को जनता की सुविधा से जोड़ते हुए हवा दे दी। विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से लगातार चल रहे चेकिंग अभियान व उपभोक्ताओं के उत्पीड़न के आरोपों पर ऊर्जा राज्य मंत्री का कहना था कि यह बात संज्ञान में है। पूरे प्रदेश से विद्युत कर्मियों की अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अभियान के नाम पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने इसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोची की कहावत को चरितार्थ करने वाला बताया। कहा कि लग रहा है कि बिना निजीकरण के लोगों को सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी। पूरे प्रदेश से उत्पीड़न की शिकायतें आ रही हैं और मुख्यमंत्री तक भी पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की सभी समस्याओं का समाधान मार्च के महीने तक हो जाएगा, चाहे वह बिल से संबंधित हो या फिर विभागीय समस्या हो। उन्होंने विद्युत कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार के 3 महीने के दिए गए मोहलत में नहीं सुधरे तो निजीकरण तय है। कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए निजीकरण किया जाएगा, जिसका फैसला मुख्यमंत्री जी को लेना है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने आजमगढ़ में भी अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। आपको बता दें कि पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के फैसले के बाद बिजली विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। भारी संख्या में लोगों को 3 से 4 दिन तक बिना बिजली के रहना पड़ा था। जनता के बीच हाहाकार मचते ही सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था और विभाग के अधिकारियों को बिलों के बकाया को लेकर चेतावनी भी जारी की गई थी और मोहलत दी गई थी। हड़ताल से वापस लौटे हैं, ये इतना बेइंतहा चेकिंग कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन 1-1 लाख 2 लाख की पेनाल्टी लगा के 30,000 40,000 में जबरदस्ती समझौता कराने का दबाव दे रहे हैं। अंडर टेबल की काम चल रहा है, तो ये सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जानकारी इसकी होगी। इसकी जानकारी है। अभी हमने आज बैठक किया है, अधिकारियों को बहुत टाइट किए हैं। यह शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक पहुँची है। चूँकि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, चूँकि जब तक प्रदेश की विद्युत व्यवस्था हमको लगता है निजीकरण नहीं होगा, तब तक जनता को सुख सुविधा या लाभ नहीं मिलेगा। और सरकार ने मन बना लिया कि जनता के सुख सुविधा के लिए, जनता को आसानी से विद्युत उपलब्ध हो, जनता को अच्छी बिजली मिले, जनता अच्छी पैसा दे, उसके लिए कोई भी आड़े हाथ आएगा उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी शिकायत जो आपने कहा है, ऐसी शिकायत पूरे प्रदेश से आई है और हम लोग धीरे धीरे नकेल कस रहे हैं। हमको लगता है मार्च तक यह सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और जो हमारे विद्युत कर्मी इस तरह का हरकत किए हैं उसकी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जांच भी करा रहे हैं और जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर कोई भी 1 पैसा न अधिक देगा न कम देगा, राइट बिजली दे और राइट बिजली ले। सरकार का भी है कि हम गाँवों को भी 24 घंटा बिजली देंगे 22 तक। हम उस तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मार्च तक हमको लगता है कि सारी जो कमियां हैं हम दूर कर रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में आप देखें कि बिजली भी नहीं मिलती थी। शहरों की क्या हाल था कि 12-12 बजे रात तक, हाँ, जिला पहचान का मिलती, VIP जनपद होते थे और जो जनपद VIP नहीं थे 12-12 बजे रात तक लोग छतों पर बैठकर बिजली का इंतजार करते थे। हम बिजली तो अच्छी दे रहे हैं, हम बिलिंग में कुछ शिकायत आ रही है उसका भी हम समस्या का समाधान करेंगे, ये मेरे संज्ञान में है। और मीटर की भी बड़ी शिकायतें आ रही हैं, सब हम कर रहे हैं। उसकी शिकायत आप देखे होंगे, चर्चा भी है और अब चूँकि चैनल से है, मीडिया से है, आपको जानकारी होगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसे बड़े गंभीरता से संज्ञान में लिया है। बिलिंग व्यवस्था हम बहुत सुंदर करने जा रहे हैं। सर, निजीकरण का फैसला कब तक? देखिए, प्रक्रिया चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में है। अब इस पर क्या निर्णय होता है और निजीकरण तो हमको लगता है कि निश्चित होगा। निजीकरण जब तक नहीं होगा जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा और जनता को लाभ के लिए, जनता को सुविधा के लिए सरकार कोई भी कदम उठाएगी, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये विभाग के लोग तो गुमराह कर रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि निजीकरण हो जाएगा तो आप लोग जो है बिजली जलाने लग नहीं रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको समय दिया है 3 महीने का कि अगर जो 3 महीने के अंदर अगर आप सुधर जाइए
जनता के साथ सौतेला व्यवहार न हो। जनता को जितनी बिजली की आवश्यकता है बिजली दीजिए, जितना आपका पैसा आ रहा है पैसा लीजिए। जो शिकायत अभी आपने किया है अभी भी सुधार नहीं हो रहा है, इनको समय दिया गया, सुधर जाइए और जनता को सहूलियत दीजिए। जनता से ईमानदारी से पैसा लीजिए। सुधर गए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो हम कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ की जनता के लिए बिजली विभाग की तरफ से क्या संदेश रहेगा? विभाग के लोगों को आप किस तरह से उनसे करेंगे, निपटेंगे? और देखिए, आजमगढ़ की ही बात नहीं है, हम पूरे प्रदेश में एक समान विद्युत दे रहे हैं। हमको प्रदेश की जनता, चाहे आजमगढ़ का हो, चाहे बलिया का हो, चाहे मिर्ज़ापुर का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र बनारस का हो, हमको पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को देखना है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को एक समान विद्युत देना है और अधिकारियों को भी सख्त लहजे में, अभी आज हमने आजमगढ़ में बैठक लिया और सख्ती से कहा है कि जितनी शिकायत आ रही है आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो आप लोग कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। सरकार किसी कीमत पर जनता के उत्पीड़न के साथ बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता का जो भी उत्पीड़न करेगा, गरीबों का जो उत्पीड़न करेगा, किसानों का जो भी उत्पीड़न करेगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत व जिलाधिकारी राजेश कुमार ने नेहरू हाल में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उद्यान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय औद्यानिक गोष्ठी का सोमवार को उद्घाटन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि किसानों को अपने आर्थिक उत्थान के लिए केवल पारंपरिक खेती पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें उन विकल्पों जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन को भी अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती में बदलाव करने से नुकसान की संभावना कम और लाभ के अवसर अधिक होते हैं। मंडलायुक्त श्री पंत ने गोष्ठी में उपस्थित कृषकों से कहा कि खेती में बदलाव के प्रति भयभीत व सशंकित होने की जरूरत नहीं, बल्कि विशेषज्ञों से राय मशवरा और समुचित जानकारी लेकर इस दिशा में निसंकोच आगे बढ़ने की जरूरत है, जिससे कि अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाया जा सके। श्री पंत ने कहा कि जनपद आजमगढ़ की भूमि में पानी सोखने की रफ्तार काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ मत्स्य पालन भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी बागवानी के लिए भी काफ़ी माकूल है, इसलिए इसे भी निसंकोच अपनाया जा सकता है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि किसान जब तक बदलाव और प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उनकी आय में अपेक्षित वृद्धि की संभावना कम रहेगी। उन्होंने भी पारंपरिक खेती के अन्य विकल्पों की चर्चा के दौरान कहा कि यद्यपि कई नए उत्पाद मार्केटिंग के साथ ही आ गए हैं, अन्य दिक्कतें भी आ सकती हैं, परंतु जनपद के जिन किसानों द्वारा अन्य विकल्पों को अपनाया गया है, संबंधित विभागों से संपर्क कर इस दिशा में सार्थक पहल की जा सकती है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि किसानों को अपनी आय में अपेक्षित वृद्धि करने के लिए जरूरी है कि पारंपरिक खेती के विकल्प पर नई तकनीक को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने स्वयं अपने गांव की पैतृक खेती के साथ ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व अन्य क्षेत्रों आदि जगहों पर खेती में किए गए बदलावों के अनुभवों को कृषकों के साथ उन्होंने साझा किया। गोष्ठी के दौरान जनपद के वे काश्तकार सम्मानित किए गए जिन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर अन्य खेती कर अपनी आय दुगनी की। देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो औद्यानिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक इंटरेक्शन किसानों के साथ कराया गया है। इसमें कृषि वैज्ञानिक भी हैं जो इनको बता रहे हैं कैसे एक वैज्ञानिक पद्धति से हॉर्टिकल्चर उत्पादों को ये अपने फसल चक्र में रख सकते हैं, और साथ में कुछ हमारे ऐसे किसान भाई जिन्होंने ये विधा को अपनाकर अपने जीवन को बदला है, उनको सामने दिखाया जा रहा है। तो उसमें देखा होगा आपने, हमारे किसान भाई थे जो पहले मजदूरी करा करते थे, लेकिन उन्होंने मशरूम उत्पाद को अपनाया और अब वो बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी एक किसान भाई ने प्याज की खेती को पकड़ा। तो ये एक मोटिवेशन करने वाला और एक्सपोजर के मद्देनज़र ये गोष्ठी रखी गई है। पशुओं पे मैंने अभी डीडी साहब से कह दिया, जिन जिन गाँव में समस्या आ रही है वहाँ पे अस्थायी गौशाला खुलवा के या उसके आसपास वाली गाँव में गौशाला खुलवा के उसका निवारण कराया जाए। मंडल के अपर आयुक्त न्यायिक वंश बहादुर वर्मा की गत दिवस इलाज के दौरान लखनऊ में हुई मृत्यु पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के सभागार में सोमवार को शोक सभा आयोजित की गई।
शोक में मंडलायुक्त कार्यालय के साथ ही अन्य मंडलीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपर आयुक्त के देहांत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। शोक सभा में अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी, उप निदेशक समाज कल्याण सुरेश चंद्र, उप निदेशक महिला कल्याण ओकारनाथ यादव, उप निदेशक विकलांगजन सशक्तिकरण JP सिंह, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मंडल के अपर आयुक्त के पद पर श्री वर्मा की तैनाती विगत 20 फरवरी 2019 को हुई थी। इसके पूर्व भी वह जनपद की तहसील मेहनगर एवं फूलपुर में SDM के पद पर कार्य कर चुके थे। वह मूल रूप से जनपद सुल्तानपुर अंतर्गत तहसील लम्हुआ के ग्राम नारायणपुर के रहने वाले थे तथा 2000 बैच के PCS अधिकारी थे। विगत 3-4 माह से अस्वस्थ रहने के कारण उनका इलाज लखनऊ के निजी अस्पताल में चल रहा था। इसी बीच बृहस्पतिवार की शाम उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दूसरे दिन उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया था। एक निजी अस्पताल में उन्होंने शनिवार को रात लगभग 8 बजे अंतिम सांस ली। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और अभी से प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक की जा रही है। आजमगढ़ में इसी को लेकर आज सरकार व संगठन के पदाधिकारियों ने जिला इकाई के पदाधिकारियों संग बैठक कर प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर ब्लॉक संयोजकों, पंचायत चुनाव के वार्ड संयोजकों, जिला महामंत्रियों की बैठक में त्रिस्तरीय चुनाव के लिए पूरी गंभीरता से तैयार रहने को कह दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता और विशिष्ट अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल मौजूद रहे। ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। सरकार की मंशा है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक अधिसूचना जारी हो जाए और थोड़े दिन बाद ही चुनाव हो जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष तक का चुनाव 31 मार्च तक संपन्न हो जाए, इसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी 3200 सीटों पर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधानी यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आज यह बैठक आयोजित हो रही है। पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में यह बैठक आयोजित हो रही है। उत्तर प्रदेश के 3200 जिला पंचायत के लगभग वार्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 3200 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ेंगे और एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में भी करेगी। सरकार और संगठन में तालमेल बैठाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से तालमेल है। उसके लिए कोई अलग से बहुत मुझे हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री भी बैठे हैं और संगठन के महामंत्री भी बैठे हैं, इसलिए समन्वय करना है ऐसा कुछ नहीं है। समन्वय पहले से है, केवल तैयारियों का हम समीक्षा करने के लिए आए हुए हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं, उनमें कहाँ कहाँ हमारे क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, वो हम कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश का संगठन ने मन बनाया है कि पंचायत चुनाव हम अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे। हम हर चुनाव पार्टी लेवल पर लड़ेंगे कि हमारा कार्यकर्ता ही लड़ेगा। उस दिशा में आज बैठक है। इसमें हम यहाँ के सभी संगठन को बुलाए, संगठन के पदाधिकारियों को बुलाए हैं। उसमें संगठन और सरकार की तरफ से हम हैं, संगठन की तरफ से श्रीमान हमारे प्रदेश महामंत्री अनूप जी हैं। हम लोग दोनों लोग यहाँ के संगठन को कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के संगठन को निर्देश दिया जाएगा कि अपने अपने प्रत्याशी का चयन करें और हम लोग पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ लड़ने का इच्छा बना करके हम लोग यह मीटिंग बुलाए हैं। तो कब तक उसकी सूचना जारी होने की उम्मीद है? देखिए, तैयारी पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी हो गई है। मार्च के अंदर चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लगभग पूरी तैयारी है। फरवरी फर्स्ट सप्ताह तक
आचार संहिता लगेगा, तत्काल चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और हम जिला पंचायत अध्यक्ष तक चुनाव 31 मार्च तक हर हालत में करा लेंगे, ऐसा सरकार का इच्छा है। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के चलापुर रहमानिया के समीप बाइक सवार 2 बदमाशों ने रविवार शाम असलाहा के बल पर पिकअप वाहन के चालक व सहायक से 1,59,000 की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पिकअप वाहन चालक व सहायक एक गल्ला व्यवसायी का सामान पहुंचाने के बाद वापस बिलियागंज लौट रहे थे। सूचना के बाद थाने की पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। बताया गया है कि चालक व सहायक गल्ला व्यापारी का माल लेकर रौनापार थाना क्षेत्र के चांदपट्टी बाजार में व्यापारी के पास गए थे। माल देने के बाद तगादा कर 1,59,000 रुपये लेकर लौट रहे थे। रास्ते में पहले से 2 बाइक सवार बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही चलापुर रहमानिया के पास पहुंचे कि बदमाशों ने ओवरटेक कर पिकअप को रुकवा दिया। चालक व सहायक जब तक कुछ समझ पाते बदमाशों ने तमंचा सटा दिया। चालक के पास से रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से पहचान करने की बात कह रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से एक बदमाश की पहचान कर दी गई है। गिरफ्तारी करने के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चांदपट्टी हम रिफाइंड तेल लेके आ रहे हैं। अच्छा रिफाइंड। अच्छा, तो बेच करके जा रहे थे? बेच कर जा रहे हैं। क्या हुआ है फिर? तो वो लोग हमको कट्टा सटाए, कट्टा से फिर भी हम गाड़ी काट के लेकर भागने लगे। फिर भी आगे से मतलब रोक दिए गाड़ी, चक्का खड़ी कर दिए। तब दोनों आदमी लोग हम लोग को साइड से दोनों आदमी के पकड़ के मारने लगे। अच्छा, 2 लोग थे? हाँ। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर प्लस थी। हाँ। तो कितना पैसा छीने आपका? 1,59,000। 1,59,000। कुछ पता चला अब तक? नहीं। अच्छा, तो फिर पुलिस आई है मौके पे? हाँ, मौके पे आई। अच्छा, ठीक है। क्या चाहते हैं आप? अब वो पैसा का खोज करिए। थाना रौनापार क्षेत्र में चांदपट्टी में माल उतारकर वापस जा रहे पिकअप ड्राइवर और उनके जो सहायक है उससे चांदपट्टी बिलेरगंज मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा 1,59,000 रुपये छीन लिए गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मौके की सीसीटीवी फुटेज ली गई। सीसीटीवी फुटेज से 2 बदमाशों के फोटो सीसीटीवी फुटेज में है, जिसमें से एक बदमाश की पहचान हो गई है और वो बदमाश रहने वाला है। गिरफ्तारी के लिए दबिश भेजी गई है। बहुत जल्दी गिरफ्तार कर केस को वर्कआउट किया जाएगा और लूटे गए माल की बरामदगी की जाएगी। लॉकडाउन और कोरोना के चलते कई महीने से बंद पड़े रहे मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले की एक बार फिर से शुरुआत कर दी गई है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर से जिलाधिकारी राजेश कुमार ने स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। जनपद के 69 PSC पर लगे इस मेले का आयोजन नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को अब किया जाएगा। गरीबों के कल्याणार्थ प्रदेश सरकार द्वारा लगाए जा रहे इस मेले के दौरान गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण सहित अनेक प्रकार के रोगों जैसे कि शुगर, टीबी, दमा, खसरा, काली खांसी आदि की फ्री जांच करने के साथ ही साथ फ्री में दवाएं भी दी जाएंगी, जिससे गरीब बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य व आर्थिक दोनों लाभ प्राप्त हो सकेगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मेले के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड भी बनाए जाएंगे। इसके लिए अलग से काउंटर स्थापित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में जन आरोग्य मेला लगाया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे जनपद आजमगढ़ में 69 जगह 69 जगह पे जन आरोग्य मेला जो कि PHCs हैं हमारी, वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। उसी के तहत मुबारकपुर में भी ये तय शुरू हुआ है और हर रविवार को ये रहेगा। इसमें सभी से अनुरोध यही है कि इसमें आके OPD में जो अधिक से अधिक लोग आके निःशुल्क इसमें सारी जांचें होनी हैं और OPD संचालित होनी है, तो सभी लोग इसमें आए। और साथ में एक जो हमारा कार्ड बनना है आयुष्मान भारत के तहत, गोल्डन कार्ड जो बनने हैं वो भी आप लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। उसका काउंटर भी यहाँ बनाया हुआ है, तो वो कार्ड भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक ये शुरू की गई है पहल, इस मेले का पूरा भरपूर लाभ उठाएं और जो भी इलाज आप चाहते हैं या जो भी OPD में सुविधाएं चाहते हैं वो यहाँ से प्राप्त करें।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री श्रीराम सोनकर ने रविवार को जिला कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मैत्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और सकारात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है, ताकि वे अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए यानी 60% खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष की अवधि के भीतर उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके, इसके लिए केंद्र प्रतिबद्ध है। मंत्रिमंडल ने इस स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन पर जोर दिया है, ताकि समय पर भुगतान किया जा सके, व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। गरीब से गरीब परिवार के 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 5 वर्षों में 5 करोड़ अनुसूचित जाति के लोगों को मैट्रिकोत्तर करके उनको जो है जेईई का और राष्ट्रीय स्तर पे करने जा रही है, जिससे जो इसके पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं था। अब हमारी सरकार जो है जनहित के साथ जो है जनता के कार्यों के अनुसूचित जातियों के लिए ये एक बड़ा कदम है, जिससे जो अनुसूचित जाति के लड़के जो हैं पढ़ नहीं पाते थे, ये एक तरह से रामबाण का काम छात्रवृत्ति करेगी, जिसमें 60% जो है भारत सरकार का है और 40% राज्य सरकार का है। और लक्ष्य जो है पार्टी का है कि 6,000 करोड़ जो है रुपया जो है प्रतिवर्ष छात्र अनुसूचित छात्रों को मिलेगा। ये है। इसमें क्या क्या आधार बनेगा? और आधार तो अनुसूचित जो होंगे तो आधार ही है। जो पढ़ेंगे हाई स्कूल करने के बाद तो उनको जो है मिलना शुरू हो जाएगा। वो अपनी पूरी शिक्षा जो पूर्ण करने के लिए उनको अनुसूचित ये छात्रवृत्ति जो है 100% बच्चों को जो 100% जो मिलेगी, ये हाँ सबको मिलेगी, उसमें कोई वंचित नहीं रहेगा। क्योंकि इस तरह की योजना जो पूर्व की गवर्नमेंट में नहीं रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार से अन्य सरकारों से तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि आज देश भी मानता है, लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे अच्छी सरकार है, काम करती है, काम करने वाली सरकार है। कह के न करना ये अन्य सरकारों का काम था। हमारी सरकार का जो कहने के पहले जो कर देती है, ये आज पूरा साबित हो गया है। चाहे वो किसी मामले का मामला हो, चाहे कि पहले हम लोग 90-91 में जब आए थे तो यही था ना कि मंदिर हम बनाएंगे, 370 हटाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा। लेकिन आज उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से काम करके सफलता प्राप्त कर ली है। जनपद में एक बार फिर गौड़ जनजाति के सत्यापन को लेकर कसमकस की स्थिति खड़ी हो गई है। इस बार जिला पंचायत राज अधिकारी ने गौड़ जनजाति की संख्या 0 दिखा दी है, जिसको लेकर गौड़ जनजाति संघर्ष समिति ने अपना मोर्चा खोल दिया है। प्रशासन और समाज के अपने अपने तर्क व तथ्य हैं। समिति ने कहा है कि न्याय पाने के लिए वे न्यायालय तक जाएंगे, हक व हुकूक के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। सोमवार को समिति के बैनर तले लामबंद हुए समाज के लोगों ने जिला पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। समिति के संरक्षक सुवाल प्रसाद गौड़ ने कहा कि वर्ष 1891 से लेकर वर्ष 2011 तक लगभग 130 वर्ष पूर्व से ही जनगणनाओं में गौड़ जनजाति की जनसंख्या जनपद में दर्शाई जाती रही है। फिर किस आधार पर गांव का सर्वेक्षण कर उनकी आबादी 0 दिखाई जा रही है। तारीख को डीपीआरओ साहब के यहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि परिचय पूछा, बताया गया कि हम लोग गौड़ जात से बिलोंग करते हैं, जो अनुसूचित जनजात में आते हैं। डीपीआरओ साहब ने तुरंत कहा कि यहाँ इस जात के लोग नहीं रहते हैं और यहाँ से जनसंख्या 0 जा रही है। जबकि आज से 130 साल पहले 1891 में हमारी जनगणना 8,972 थी। उसके बाद जो भी जातिगत जनगणनाएँ हुई और आपके 2011 तक की जनगणना में हम 13,400 कुछ हैं। लेकिन उसके बाद अब की जो जातिगत जनगणना हो रही उसमें हमको 0 दर्शाया जा रहा है।
जबकि कोई ऐसी बीमारी नहीं है आई है जिसमें खाली घोड़ और खरवार मरे हैं, बाकी सारे जात के लोग जिंदा हैं। लेकिन ये अधिकारी यहाँ से शून्य हम लोगों को दर्शा रहे हैं ताकि शासन और प्रशासन से जो भी सुविधा आती है ये हमको शून्य करके हमारा हक मारना चाहते हैं। हमारे हक हकूक का यह जो है एकदम शोषण कर रहे हैं। हमारी सब जी हम लोग चाहते हैं कि जैसे हमारी जनसंख्या को दर्शाई जाए, गांव-गांव में जैसे सबकी जनगणना की जा रही है उस तरह हमारी भी जनगणना की जाए, और हम किसी भी विधानसभा में यहाँ 10,000 12,000 से कम नहीं है, हमारी संख्या कम नहीं है, लेकिन हमारी संख्या हमेशा जो है ये अधिकारी कम दर्शाते हैं।